फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से किस तरह से कंप्यूटेशन बनाया जाता है और उसका प्रॉपरली टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आज के एजेंडा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी किस तरह से बनाया जाता है, आज हम वो सीखेंगे। इसके अलावा मैंने फॉर एग्जाम्पल आपके एक मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आपका सैलरी स्टेटमेंट मैंने एज अ डेमो बना के रखा हुआ है, जिसमें मैं बताऊँगा कि इनकम टैक्स का किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं, और रिबेट 87 का बेनिफिट जो है वो किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, कौन इसको ऑप्ट कर सकता है कौन इसको नहीं कर सकता है। अब रही बात ई सेस की, तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है, तो हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें वन बाय वन। आप लोगों की मोर क्लैरिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक डमी सैलरी का स्टेटमेंट बना के रखा हुआ है ताकि आप लोग को इससे काफ़ी कुछ आसानी हो सके। तो देखिए, इसके अंदर आपका जो सैलरी का स्टेटमेंट आपको जो साल में एक बार मिलता है, मार्च में या फिर फेब में, ठीक है, जिसमें कुछ आपका सैलरी का डिस्क्रिप्शन इसी तरीके से होता है, जिसमें आपका ऊपर पर यहाँ नाम मेंशन किया हुआ रहता है। तो मैंने एक डमी नाम ले लिया है, मिस्टर रमेश सुशील शर्मा, जो रेसिडेंस है मुंबई के, और उनका ये पैन नंबर है। पैन नंबर मैंने डमी डाला है ABCD करके। उनका डेजिग्नेशन मैंने एक नॉर्मल टीचर, असिस्टेंट टीचर, ये कुछ भी हो सकता है। बाद में मैंने एक डमी पैन नंबर क्रिएट करा है यहाँ पे, जिससे ये प्रूफ कर सके कि इनका जो TDS है किस तरह से डिडक्शन हो रहा है। बाद में उनके डेट ऑफ बर्थ, कौन सी ब्रांच में उनका अकाउंट है और उनका अकाउंट नंबर, ये नॉर्मल सी डिटेल हमारे सैलरी के स्टेटमेंट पे हमको मिलती है साल में एक बार। स्कूल का नाम और जूनियर कॉलेज का नाम मैंने साथ में रखा हुआ है, जिसमें मेंशन है कि इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब अगर हम हमारे सैलरी स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले एक तरफ में है मंथ, बाद में आपकी बेसिक सैलरी है ना, बेसिक सैलरी के बाद में आपका DA, बाद में HRA, बाद में आपका TA मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, बाद में CA, और ये ग्रॉस मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब जब इसकी चारों में टोटल करोगे तो ये 94,420 आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, ये आपकी ग्रोस सैलरी है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में आपकी सैलरी में से कोई डिडक्शंस है, जैसे आप स्कूल से या कॉलेजेस से जो आपकी जो सैलरी आपकी डिडक्शन होती है, या फिर आपने EMI करके रखा हुआ है, आपके अकाउंट से डायरेक्ट ECS हो जाती है, तो ये आपकी LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या हो सकता है आपने कोई दूसरे प्लान लिया होगा। बाद में जो आपका एम्प्लॉयर आपका जो PF का डिडक्शन करता है वो, तो PF मतलब प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, वटेवर, ठीक है, बाद में वो आ गया इनका। इसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स जो हर किसी एम्प्लॉय का कटता है 2500। उसके बाद जो आपकी सैलरी में से टैक्स कट जाता है, मतलब जो आपका एम्प्लॉयर सैलरी में से जो टैक्स डिडक्ट कर लेता है। अब देखो यहाँ पे दो बातें होती है, बहुत सारे एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो साल में मतलब हर मंथली आपका डिडक्शन करते हैं, और सही तरीका वही है। मतलब ये जो मैंने डेमो क्रिएट किया है, इनका मंथली डिडक्शन बताया मैंने 8000 रुपीज़ फ्रॉम हिज सैलरी पर मंथ। नॉर्मली होता क्या है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ पर डिडक्शन करते हैं, और मान लो जैसे 96,000 इनका टैक्स डिडक्शन हुआ है, तो 96,000 को इन्होंने आमतौर पे होता क्या है कि लोग 3 पार्ट में यहाँ से डिडक्शन कर लेते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। सही तरीका ये है कि जितना भी टैक्स इनके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में करके ख़त्म करे, और लास्ट क्वार्टर में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर जो भी है इसको फ्लक्चुएट करके कम ज़्यादा करके ख़त्म किया जाता है। तो ये मैंने एक डेमो क्रिएट किया है। दूसरा, आपके मोर क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने एक डेमो बना के रखा है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का, किस तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी पे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है आपकी ग्रॉस सैलरी, बाद में कुछ डिडक्शन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो उसमें से लेस हो जाता है, बाद में जो बचती है वो उसमें से आपका ट्रैवलिंग माइनस होता है, फिर प्रोफेशनल टैक्स माइनस होता है, फिर हाउस रेंट अलाउंस माइनस होगा। उसके बाद में अगर आपने हाउसिंग लोन लेके रखा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट का कंपोनेंट यहाँ से लेस हो जाता है। फिर जो भी बचा उसमें से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर आपकी कुछ है, जैसे आपको नॉर्मली बैंक का आपका अगर सेविंग अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी आती है, तो उसमें आपको सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। बाद में एक सर्टेन डिडक्शन के थ्रू मतलब 80/20 के अंदर उन्होंने उसका बेनिफिट लेके उसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके पहले आ जाता है आपका 80C से 80U के बीच के सारे डिडक्शंस, वो यहाँ से लेस होंगे, जैसे आपका PF है, LIC है, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल है, ट्यूशन फी है, ये सारी चीज़ें इसमें माइनस हो जाएंगी। और उसके बाद में अभी एक्चुअली ये डमी है तो आपको इतना अच्छा क्लियर नहीं होगा, जैसे जैसे आप वीडियो आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होते चली जाएंगी।
इसके अलावा मैंने सैलरी के स्टेटमेंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट भी आपको बता के रखा हुआ है। जैसे आमतौर पे होता क्या है कि जो भी एम्प्लॉयर्स होते, मतलब जो भी एम्प्लॉई होते हैं, उनकी सैलरी के साथ साथ में कुछ ऐसे एडिशनल डिडक्शंस भी होते हैं। जैसे उन्होंने अपने बच्चे की स्कूल की ट्यूशन फ़ी पे किया हुआ है, हाउसिंग लोन लेके रखा हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का दोनों कंपोनेंट यानी उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है कुछ 52,541 और प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने पे किया है 25,854। ठीक है, इसके अलावा इनका सेविंग अकाउंट के अंदर इनको इंटरेस्ट मिला है 946। तो आमतौर पे हमको इतना ही देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करके लगते हैं, जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी लिया हुआ होता है, किसी ने डोनेशन किया हुआ होता है, या कोई हैंडीकैप होता है, तो अलग अलग लेवल का अलग डिडक्शन मिलता है। तो डिडक्शन के लेवल से किसको कौन सा डिडक्शन अलाउड है उसकी एक अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना करके रखा हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये है आपका सैलरी स्टेटमेंट। ठीक, अब इसमें फिगर आगे पीछे हो सकती है लेकिन कैलकुलेशन का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि आपको किस तरह से टैक्स को कैलकुलेट करना है आपकी सैलरी के अंदर। ठीक है, अब आइए वापस, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया है कि टैक्स का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ज़रा सा फ्लैशबैक आपको लेके बताऊंगा कि सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा कि टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंगली 2,50,000 तक के किसी को कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है, मतलब वहाँ तक के टैक्स के जो स्लैब है वो नील है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है और 5 लाख के बीच में आ जाती है, ठीक है, तो ये इनकम के ऊपर आपको 5% के रेट से टैक्स पे करना होता है, और जो भी टैक्स आता है उसके ऊपर प्लस 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है। बट अगर आपकी इनकम इससे भी आगे बढ़ जाए, है ना, यानी 5 लाख के अबव चले जाए और 10 लाख के बीच में आ जाए, तो जो इनकम 5 लाख के अबव चले गई है और 10 के बीच में आ गई, तो ये इनकम पे आपको 20% के रेट से टैक्स पे करना है, और जो भी टैक्स आता है उसके ऊपर प्लस 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना है। बट समटाइम व्हाट हैपन कि हमारी सैलरी या इनकम क्या होती है कि 10 लाख अबव रहती है, तो 10 लाख के अगर अबव चले जाती है तो आपको क्या करना है, जो भी सैलरी की इनकम 10 लाख के अबव चले गई, हाँ, नॉट बिलो रहेंगे तो 20%, अब जो अबव चले गई उसके ऊपर आपको 30% के रेट से टैक्स पे करना है, और प्लस उसके ऊपर जो भी टैक्स आता है उसके ऊपर 4% के रेट से आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना है। ये मैंने आपको अगर आप मेरी टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन सैलरी, इस तरह से मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। जब आप उसको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें जाने वाले सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सैलरी के केस में मिलता है, वो हमने देख चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जो भी टैक्स आपके ऊपर आता है उसके ऊपर 4% के रेट से आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है। बाद में मैंने आपको बताया था कि रिबेट 87A का बेनिफिट क्या होता है, कौन ले सकता है और किस तरीके से ले सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर अच्छे से उसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आई बटन से जा करके उसको एक बार गो थ्रू करो, ताकि आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी के कैलकुलेशन में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। तो विदाउट फेड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको सारी वीडियो देखने के बाद भी, सारा कैलकुलेशन समझने के बाद भी अगर आपको कोई दुश्वारी, कोई परेशानी आती है तो इस नंबर पर या इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपका सैलरी स्टेटमेंट शेयर कर सकते हो। हमारी टीम यहाँ से पूरा आपको बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता देंगे आपको टैक्स कितना एप्लीकेबल हो रहा है, आपको किस तरह से इसको सेव करना है, और अगर आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्शन हो गया है तो उसको आपको किस तरह से रिफंड लेना है। तो हमारी टीम आपको पूरा यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट दे सकती है। तो हम लोग आते हैं वापस हमारे सैलरी स्टेटमेंट की तरफ में, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, मैंने जो मिस्टर रमेश का सैलरी स्टेटमेंट क्रिएट किया है, इसमें रमेश की जो है ग्रॉस सैलरी है वो 12,640, और जिसमें से उनका 30,000 LIC में जा रहा है, PF में इनका साल में जाता है कुछ 78,000, इनका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन होता है 2,500, और इनकी सैलरी में से इनके एम्प्लॉयर ने डिडक्शन किया है इनकम टैक्स TDS के फॉर्म में 96,000। इसके अलावा इनके जो साल में बच्चों की ट्यूशन फ़ी ये पे करते हैं 10,500। इन्होंने एक लोन लेकर रखा हुआ है जिसका इंटरेस्ट का कंपोनेंट है 52,541, और इन्होंने का जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो होता है 25,854। इस तरीके से आप जब इसे टोटल कर लोगे तो ये 78,395 हो जाता है। और इनके सेविंग बैंक में इनको सेविंग बैंक अकाउंट में इनको इंटरेस्ट से इनकम होती है 946। तो आइए अब हम इसका एक सैलरी का कंपटीशन करते हैं।
तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इनकी ग्रोस सैलरी यहाँ पे लेना है, ठीक है, जिसमें से हम लोग डिडक्शन माइनस करेंगे 50,000 का, तो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है, ये डिडक्शन पहले माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जो भी बचा उसमें से आपका ट्रैवलिंग लेस होगा, ट्रैवलिंग लेस होने के बाद में आपका जो बचा उसमें से प्रोफेशनल टैक्स कम हो जाएगा, फिर आपका हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप हाउस रेंट अलाउंस के लिए अप्लीकेबल हो तो लेस होगा, और अगर नहीं हो तो लेस नहीं होगा। तो हाउस रेंट का अलाउंस का किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, कौन एलिजिबल होता है इसके लिए, तो इसके ऊपर से मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मेरे बॉटम लाइन में जा करके लिस्ट ऑफ वीडियो में से आप उसको देख करके उसको देख के समझ सकते हो। और उसको भी समझने में अगर आपको कोई भी दुश्वारी या परेशानी आती है तो मैंने जो आपको नंबर शेयर किया है उसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको टोटल उसके अंदर पूरा सपोर्ट करूँगा। आते हैं हम लोग कैलकुलेशन की तरफ में, ठीक है। तो कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपका बाकी कंपटीशन वापस से बना के भी रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रमेश की जो ग्रॉस सैलरी है वो है 12,640, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया 12,640, उसमें से लेस हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 का, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये जो 50,000 का यहाँ से लेस हो जाएगा। जब इसमें से 12,640 में से 50,000 जब लेस हो जाएगा तो बचेगा 11,50,640। अब इनका ट्रैवलिंग अलाउंस उसमें से लेस हो जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आप देखो तो कितना है 10,000, ठीक है। तो इनका यहाँ से ट्रैवलिंग अलाउंस जो है 10,000 इसमें से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने उसको ट्रैवलिंग को लेस कर लिया। अब जो बचा उसमें से मैंने प्रोफेशनल टैक्स को लेस कर लिया यहाँ पर। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस इनका नहीं है, मतलब सैलरी में तो मिल रहा है, बट क्या हुआ है कि इन्होंने एक हाउसिंग लोन लेके रखा हुआ है, तो हाउसिंग लोन लेने की वजह से इनको फिर HRA का बेनिफिट हम लोग यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट का जो कॉम्पोनेंट है वो यहाँ से लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट 52,541 इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, तो ये 52,540 मैंने यहाँ से लेस कर दिया, सेम फिगर वहाँ से यहाँ। अब यहाँ देखोगे तो सारी एडजस्टमेंट मैंने ये पूरा कर लिया, कितना ख़त्म हो गया है ना। तो ये पार्ट हमारे यहाँ अभी ख़त्म हो गया, यहाँ ऊपर का पार्ट ख़त्म। अब बचा क्या है, स्कूल की ट्यूशन फ़ी है और इनका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के जो इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट बैंक की जो हो रही है। अब यहाँ से इनके लेस करने के लिए कुछ बचा नहीं, हम लोग इसका आउटर में ले लिए। अब पार्ट बी, हम उसमें बी लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसमें इनको इनकम हो रही है इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, जो इनको इंटरेस्ट से इनकम हो रही है, वो मैं यहाँ पे आपको बताया था ये 946, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 946 यहाँ पे ले लेंगे। अब दिस प्लस दिस है ना, मतलब 10,85,599 प्लस 946, जब आप इसको टोटल करोगे तो ये टोटल करने के बाद में आ जाएगा 10,86,545। अब हमारे पार्ट आता है डिडक्शन का। डिडक्शन मतलब अंडर चैप्टर 6 के जो डिडक्शंस मिलते हैं, ठीक है, हम उस पर आते हैं। तो आपको भी पता होगा ये डिडक्शन 80C से 80U के बीच में होते हैं, और बहुत सारे डिडक्शंस है, जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके डिडक्शंस आपको मिलेंगे, आपने इंश्योरेंस की कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया हुआ है, या आपने सीनियर सिटीजन के लिए कोई पॉलिसी लिया हुआ है, या आपने किसी हैंडीकैप के लिए उनका मेंटेनेंस आप देख रहे हो, या आपके घर में कोई हैंडीकैप है, या आप खुद हैंडीकैप हो, ठीक है। तो वो सारे डिडक्शन इसके अंदर मल्टीपल डिडक्शंस है। इसके ऊपर से मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आपको मैं टाइम टू टाइम उसको शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको देख करके अच्छे से समझ सको। ये चीज़ तो मैं आपको कंफर्म बोलता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में और ये कैलकुलेशन समझने के बाद में आपको कोई दुश्वारी नहीं रहेगी कि आप अपना टैक्स को कैलकुलेट कर पाओ। इनका देखिए PF यानी प्रोविडेंट फंड में इनका 78,000 इनका डिडक्शन हो रहा है ना, ये 78,000 जो इनका PF में जा रहा था, मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में LIC प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपने देखा होगा 30,000 इनका LIC जा रहा है ना। उसके बाद में 20, अब उसके बाद में देखेंगे आप हाउसिंग लोन का जिनका प्रिंसिपल अमाउंट है 25,854, यहाँ पे देखो 25,854 है ना। अब ये पार्ट ख़त्म हो गया हमारा 25,854 का। उसके बाद में बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फ़ी वो पे कर रहे हैं 10,500, ये वाला मैंने ले लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं डिडक्शन लेस करने के लिए, मतलब उनकी ग्रॉस सैलरी में से ये सारी चीज़ें माइनस हो गई है ना कि नहीं, ये सारी चीज़ें माइनस हो गई। उसके बाद में जो एडजस्टमेंट इनके पास में थी, जैसे इनके बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फ़ी थी, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट था, बाद में इनकी एडिशनल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए एक सेविंग बैंक का इंटरेस्ट था, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले लिया। अब कुछ बचा नहीं, तो अगर हम लोग इसकी टोटल लगा लेते तो ये आता है 1,44,346। आपको भी पता है कि ये अमाउंट
50 लाख 1,50,000 तक के ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो इसमें उसका बेनिफिट खाली 150 का ही मिलता है। अब क्या हुआ कि इसमें से हम लोग इसको लेस कर लेंगे, और जो 946 आपका जो मतलब इन्होंने जो सेविंग बैंक अकाउंट में इनको जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड किया था, लेकिन पर्टिकुलर सेक्शन 80 TTA के तहत इनको एक इनका डिडक्शन मिलेगा, जिससे यहाँ से वो लेस हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट मैक्सिमम 10,000 तक के रहेगा, तो आपको लेस हो जाएगा, उसमें कोई आपको डरने की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, बचा हुआ 10,86,000 में से हम लोग ये दोनों को घटा लेंगे। जब ये घटाएंगे तो बचेंगे कितना, 9,41,245। सेक्शन 288A के तहत हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आगे 45 है तो हम लोग फिर इसको 50 लिख लेंगे, और अगर ये 244 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 40 लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे कोई डिडक्शन मतलब डिडक्शन एग्जाम्पशन सारी चीज़ें माइनस हो गई। अब हम क्या करेंगे, 9,41,000 के ऊपर हम इसको टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि इसके ऊपर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है। 941 तो हमारी फिगर है 9,41,250 आई गेस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है जो स्टार्टिंग का 5 लाख है, इसमें उसके ऊपर 5% के रेट से टैक्स पे करना है, और जो ऊपर का बचा हुआ 4,41,250 जो है, इसके ऊपर उनको 20% के रेट से टैक्स पे करना है। जब हम लोग इसको 5% और 20% को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि 5 लाख में से 2,50,000 लेस हो जाएगा, बचेगा कितना, 2,50,000। ठीक है, अब ये 2,50,000 के ऊपर हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे एट द रेट 5% के रेट से। अब ये 2,50,000 लेस क्यों हुआ, क्योंकि आपने टैक्स स्लैब में देखा होगा कि 2,50,000 तक के कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी 2,50,000 तक के कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर 2,50,000 के ऊपर चला जाए और 5 लाख के बीच में आए तो उसको 5% के रेट से टैक्स पे करना है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसमें से 2,50,000 को लेस कर दिया, है ना, 5 लाख में से 2,50,000 को लेस कर दिया। आमतौर पर लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं मालूम है, 941,250 इसमें से डायरेक्ट क्या करते हैं कि 2,50,000 को लेस कर देते हैं। ठीक है, और जो बचता है 741,250 इसके ऊपर टैक्स चार्ज करने जाते हैं। तो ये तरीका गलत है, इसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया जाता है। कैलकुलेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले आप दो को सेपरेट कर लो, यानी 5 लाख के नीचे अलग, ठीक है, 5 लाख के नीचे अलग और 5 लाख के ऊपर अलग। क्यों, क्योंकि टैक्स के जो हमारा स्लैब है वो 5 लाख तक के 5% है, और 5 लाख के अबव जो है 20% है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5% को अलग कर लिया और 20% को अलग कर लिया। 5 लाख है उसमें से 2,50,000 यहाँ पे लेस कर दिया। अब जो बचा 2,50,000 उसमें हमने टैक्स चार्ज किया 5% के रेट से। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका 2,50,000 के ऊपर 5% के रेट से टैक्स चार्ज करेंगे, तो ये आएगा 12,500। उसके बाद जब आप 5% के रेट से चार्ज करोगे तो आ जाएगा 12,500। अब यहाँ पर 4,41,250 के ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे 20% के रेट से, तो ये आपकी फिगर आ जाएंगी कुछ 88,250। ठीक है, बाद में दोनों को टोटल कर लेंगे, यानी 12,500 प्लस 88,250। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1,0750 रुपीज़ आपको टोटल यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। देखो यहाँ पे 1 लाख मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हुआ है, तो 1,0750 टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। और इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये नहीं समझा है तो आप इसको मल्टीपल टाइम, 1 बार 2 बार 3 बार इसको रिपीट करो, आपको समझ में आ जाएगा। और इनकेस फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा आ गया 1,0750। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, 4% ईसेज चार्ज करेंगे जो भी टैक्स आया है उस पर, है ना। तो 4% ईसेज में जब इस पर जब चार्ज करूँगा तो ये आ जाएगा मतलब इसका 4% जो भी टैक्स आया है उसके ऊपर 4%, तो इसका 4% मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, ये होता है 4,030। बाद में ये दोनों के टोटल कर लेंगे, मतलब 1,0750 प्लस 4,030, तो जब इसकी टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,04,780। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इनका ऑलरेडी TDS का डिडक्शन है। इंटरेस्ट पेबल उस वक्त आता है जब टैक्स लायबिलिटी इनके ऊपर आ रही है 10,000 से अधिक और इन्होंने एडवांस में टैक्स पे नहीं किया है। लेकिन हुआ क्या है यहाँ के केस में कि इनको 96,000 इनका एडवांस में TDS के फॉर्म में इन्होंने टैक्स पे कर दिया है, तो इसके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट इनके ऊपर कोई भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है।
अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 96,000 इनका TDS का डिडक्शन हुआ है, ये जो इनके सैलरी में से कट हो गया था, है ना, ये 96,000 इनका यहाँ पे डिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने क्या किया, उसको इसमें से लेस कर दिया। जब इसमें से लेस करेंगे तो आ जाएगा टैक्स पेबल कितना, 8,780। अगर इन्होंने इसको 15 मार्च के पहले पहले क्लियर कर दिया होता, या 31 मार्च के पहले भी इन्होंने अगर क्लियर किया होता, तो यहाँ पे हम लोग इसको एडवांस टैक्स बता करके लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल में इनको ये नहीं बताया है कि इन्होंने एडवांस में पे किया है, ठीक है। एडवांस टैक्स मैंने 0 लिख दिया है। बाद में फिर इनको टैक्स पेबल कितना आ रहा है, 8,780। इन्होंने बाद में 31 मार्च के बाद में आप जो भी पेमेंट करते हैं वो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। अगर आपको नहीं क्लियर है, मैंने एक अलग से इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि TDS क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है और किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें अगर चाहो तो आप जा करके देख सकते हो इसमें। अब क्या होगा, इन्होंने 31 मार्च के बाद में इसको 8,780 को पे कर दिया, इनको कुछ भी पेबल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा कंपोजिशन ऑफ सैलरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मैंने एक अपना नंबर यहाँ पर ड्रॉप करके रखा हुआ है, आप मुझे आपका सैलरी का स्टेटमेंट व्हाट्सअप कीजिए या आपका फॉर्म सेक्शन व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको सही तरीके से बता पाऊँगा कि आपके ऊपर टैक्स कितना आ रहा है और कितना इंटरेस्ट एप्लीकेबल आ रहा है और